लेकिन आदमी हंसता है, दुख दर्द सभी में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते 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 आदमी की उदासी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छां में कुछ विश्राम कर फिर वह आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी ही एक सुबह थी जबकि चंद्र के उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई थी कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई थी जिसमें शैली ने भारतीय मजहब को संबोधित किया था। उसने अपना शैली कीट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वहीं आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाले थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फांक और सुधा की शरारत भरी आंखों की। फिर तो एक के बाद एक दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंद्र की नसों को गुदगुदाने लगी और चंद्र उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसा लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्काते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है तो वह गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वह चंद्र के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खींचने की बातें थीं जो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीनों से भूल गया था। उसके बाद वह बिंती के यहाँ गया। बिंती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल टाँक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। बिंती ने कहा, हम काहे खिलाएं? आप खिलाइए जो खिल पड़े हैं आज। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत कुड़ जाती है। बिंती ने कहा, अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा है, मुझसे नहीं बन सकते आप। आज बड़े खुश हैं आप, बिंती ने मुंह चिढ़ाकर कहा। हाँ बिंती। एक गहरी सांस लेकर चंद्र चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिंती ने चंद्र की बाह में सुई चुभो दी। चंद्र चौंक उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम छा जाता है। अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिंती विदुषी। चंद्र ने हंसकर कहा। आज चंद्र बहुत खुश था। बिंती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए और उसने चंद्र के कंधे पर फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मजे की बात बतानी है आज। क्या? चंद्र ने कहा। फिर हंसिएगा मत और चिढ़ाइएगा भी नहीं, बिंती बोली। चंद्र बोला, कुछ तेरे ब्याह की बात होगी। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिंती ने हंसकर कहा और झेम गई। अच्छा, गिलहरी को ये रोग कब से लगा? चंद्र ने हंसकर पूछा। अपनी माजी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मर ही दे तो, बिंती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। बड़ी खुले स्वभाव की लड़की है। आखिर कौन अभागा है वह, जरा नाम तो सुने, चंद्र ने बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिंती ने कहा। अच्छा, यह कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ है। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर कहाँ वहां जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़ जाए, तो सोचा तुम्हें बता दे। आखिर हुआ क्या? चंद्र ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ नहीं बोलते थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे, मन में आया कह दूं कि मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। फिर मैंने कुछ नहीं कहा, दीदी से बात कह दी,
दीदी तो है ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदर ने पूछा। अभी कल आए, एक हाथ में उनकी मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा वह उनकी कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने रखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें कुछ समझ नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वह पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ संग्रह हमें दे दो, चंदर ने कहा, और बिसरिया से कह देना वह चंदर के हाथ पड़ गया, फिर कल सुबह तुम्हें मज़ा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, यह पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ जुकाम नहीं है ना उधर, वरना बाद में हमें कोसो, चंदर ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बहना के संग, कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने कहा। दूसरे दिन सुबह बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उसको बिनती ने बता दिया कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया था। चंदर को देखते ही वह बोला, अरे कपूर, क्या हाल है? और उसके बाद अपने निर्दोष के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। चंदर ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगी। वह कांपती हुई आवाज में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर? तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे, दोनों में बातें हो रही थीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब को सुधाकर लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे।